नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का छठा लेक्चर है। आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर देखे होंगे और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि जो आपकी नॉर्मल रेनफॉल होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, तो किस कंपाउंड की वजह से हमारी जो नेचुरल रेनफॉल है वो स्लाइटली एसिडिक है? वो है CO2। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी नेचुरल रेनफॉल है यानी कि अनपोल्यूटेड रेनफॉल है, उसका पीएच जो है वो लगभग 5.6 के अराउंड होता है। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द CO2, क्योंकि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और इसकी वजह से जो रेन वाटर है उसका पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से आपका जो डायमंड है वो हार्ड होता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का, ये लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड या जिस भी कंपटीशन में इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं पे आता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट इन द ईयर ऑफ 1976। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इसमें एक आर्टिकल, दो आर्टिकल बेसिकली वो लाए गए थे, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG। और इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई थी कि हम सभी की जितने भी इंडिया के सिटीज़न हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हम अपने जितने भी नेचुरल सिस्टम हैं, लाइक फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और जैसे मैंने बताया सभी कंपटीशन में आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी की कौन सी स्पीशीज़ जो है वो हाईली टॉक्सिक होती है? ये भी डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चन किया जाता है। अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था NTA ने जो कंडक्ट कराया था JRF के लिए, उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिया था और उसका आंसर था मिथाइल मरकरी। और यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर C है, ऑर्गेनो मर्क्यूरल्स, ये सही आंसर है इसका। सबसे टॉक्सिक जो स्पीशीज़ है आपके मरकरी की, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, चाहे वो मिथाइल मरकरी हो फॉर एग्जांपल, जो सबसे टॉक्सिक आपकी स्पीशीज़ है। बट इस टाइप से भी क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जैसे कि ये चार ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके EIA से संबंधित है और इसमें लियोपर्ड मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा गया है। लियोपर्ड मैट्रिक्स को सबसे बेस्ट मैट्रिक्स माना गया है। अगर हम इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे इसके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको बेस्ट बनाते हैं। एक फीचर इसका ये है कि इसको आप कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपेंडेड। इसको आप कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप देखो तो, जिसने थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, जो आपका लियोपर्ड मैट्रिक्स है उसमें 100 प्रोजेक्ट एक्शन होते हैं और 90 जो हैं इन्वायरमेंटल कंपोनेंट होते हैं और आपके 100 जो हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के ये या प्रोजेक्ट के ये होते हैं। तो हम हर प्रोजेक्ट की एक एक्टिविटी की का इंट्रैक्शन जो है वो 90 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट से करा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका कोई भी एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे प्रोजेक्ट है लाइक फर्टिलाइज़र का, तो फर्टिलाइज़र का जो प्लांट आप लगाएंगे उसका इंट्रैक्शन आप इन्वायरमेंट के 90 कंपोनेंट से करा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डाटा आपके पास में मिल जाता है। जो कंपोनेंट आपके लिए ज़रूरी है आप उन्हें रख सकते हैं, बाकी को हटा सकते हैं।
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है आप इस मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको बेस्ट मैट्रिक्स माना जाता है और ये लियोपार्ड ने बनाया था। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने कर लेना है। फ्लेम फोटोमीटर पे ये क्वेश्चन है। डिफरेंट डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम इन्वायरमेंट के सेक्टर में यूज़ करते हैं पोलूटेंट को डिटरमिन करने के लिए। तो अगर आप फ्लेम फोटोमीटर की बात करो तो फ्लेम फोटोमीटर जो है वो बेसिकली उन एलिमेंट को डिटरमिन कर सकता है जो कि लो फ्लेम पे बर्न हो जाते हों। तो लाइक अगर इनका एग्जांपल देखें तो सोडियम पोटेशियम जो है वो आप फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो आपके हैवी मेटल्स हैं उनको डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल AS, और इससे भी हायर एफिशिएंसी के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा इकोलॉजी से है और इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इकोलॉजी में जिसको इकोलॉजिकलनेस बोलते हैं उससे है। और क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि व्हेन द फुल पोटेंशियल ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर स्पीशीज कैन यूज इफ़ देयर इज नो कंपटीशन इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश की डेफिनेशन है ये बेसिकली किसी बुक से उठाई हुई एज सच। और फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश दो टाइप के निश होते हैं। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल निश में कोई कंपटीशन नहीं होता है, भरपूर मात्रा में आपका भोजन होता है, यू कैन से दैट, और यू कैन एबल टू यूटिलाइज फुल रिसोर्सेज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रियलाइज्ड निश, तो रियलाइज्ड निश में क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं पे आपके लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी होता है। जो एक्चुअल में एक रियल सिस्टम में जो निश होता है वो रियलाइज निश ही होता है। फंडामेंटल निश जो है वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता। तो यू कैन से दैट कि फंडामेंटल निश का जो भाग एक्चुअल में यूज़ होता है दैट इज़ द रियलाइज निश। बट अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की हम बात करें तो फंडामेंटल निश की डेफिनेशन है दोस्तों, तो उसको आपने एज सच ऐसे ही याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है और इसमें इन्होंने XC2 पूछा है कि कौन से मेथड जो है वो XC2 मेथड में नहीं आते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो XC2 मेथड है, सभी को पता है। जियोलॉजिकल पार्क ये भी एक XC2 मेथड है और आपका जीन बैंक ये भी एक XC2 मेथड है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं ये आपका XC2 मेथड नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनमें नोट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डाटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 बढ़िया एग्जाम्पल मिले हैं XC2 कंजर्वेशन के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से याद कर लेना होता है। जो पिच ब्लेंड है वो किस चीज़ का और है, तो सिंपली यूरेनियम। पिच ब्लेंड से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूरेनियम। और बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की जब भी हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कॉमर्शियल यूज़ की अगर हम बात करें तो यूरेनियम का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें फ्यूल के रूप में हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूरेनियम ही यूज़ कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये असर्शन रीजन से बेस है और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एनर्जी यूनिट जो है आपके अगर आप NTA UGC नेट JRF की बात करो, उनके सिलेबस की बात करो, बट एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में मिलते हैं। बिकॉज एनर्जी जो सेक्टर है वो किसी भी कंट्री का एक बैकबोन होता है। अगर हमारा एनर्जी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि हमें कम से कम पोल्यूशन करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी वो हम यूज़ कर सकें। तो नेचुरल गैस की बात इन्होंने की है कि नेचुरल गैस इज़ ए वेरी अट्रैक्टिव इको फ्रेंडली फ्यूल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस लो पोल्यूटेंट एंड लेस CO2 पर यूनिट ऑफ एनर्जी दैन एनी अदर फॉसिल फ्यूल ऑन कंबशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों, और जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको
समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन पे तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए या मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको सही सोल्यूशन दूँ। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।